हमारे देश भारत में डॉक्टर्स की बड़ी भारी कमी है। हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग उचित इलाज के अभाव में अपने परिजनों को खो देते हैं। सरकार इसके निवारण के लिए कई तरीके के कदम उठा रही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति में मेडिकल की पढ़ाई युवाओं की पहली पसंद बन गई है। इंडिया में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। फिलहाल यह प्रवेश परीक्षा देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। बात करें 2022 की तो रिकॉर्ड रूप से 19 लाख अभ्यर्थी हैं जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन इनके सपने और हकीकत के बीच में बड़ा फासला है। किस बात का? इस बात का कि या तो बहुत अच्छा नीट का रैंक चाहिए या फिर चाहिए खूब ढेर सारे पैसे। कितने पैसे? अगर कोई गरीब इंसान हो तो वह गलती से भी नहीं सोच सकता। अगर मध्यम वर्गीय हैं तो जिंदगी भर की कमाई लग सकती है, मकान या जमीन बेचनी पड़ सकती है, या फिर सपने गिरवी रखने पड़ सकते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है या फिर कर्ज लेना पड़ सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर सरकारी कॉलेज से चूक गए और आपके राज्य में सेमी गवर्नमेंट सीटें नहीं हैं तो फिर जो बजट है वो 50 लाख रुपए से शुरू होगा और 1.5 करोड़ के पार तक भी जा सकता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कितने नीट स्कोर पे आपको कितने बजट का कॉलेज मिल सकता है, किस प्रकार का कॉलेज मिल सकता है। इसके साथ ही नीट की काउंसलिंग से जुड़े कुछ जरूरी टिप्स बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप काउंसलिंग करेंगे तो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में बातें कर लेते हैं क्योंकि बजट इन पर निर्भर करता है। सबसे पहले कैंडिडेट का डोमिसाइल, कैंडिडेट किस राज्य से बिलोंग करता है यह देखना जरूरी है। अगर सरकारी कॉलेज की बात है तो वहां पे सीमित ऑप्शन होते हैं। सरकारी कॉलेज या तो सेंट्रल काउंसलिंग से मिलेगा या फिर होम स्टेट की काउंसलिंग से। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो कैंडिडेट चाहे तो दूसरे राज्यों में भी अप्लाई कर सकता है जहां पे ओपन सीट्स हों। लेकिन इस परिस्थिति में कैंडिडेट को किसी भी तरीके का कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता, यानी कि एज ए जनरल कैंडिडेट उसको दूसरे राज्य में कंसीडर किया जाएगा। मैं भी इस वीडियो में बजट के लिए एक जनरल कैंडिडेट को कंसीडर कर रहा हूं जो अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में एडमिशन लेना चाहता है। सेकेंड पॉइंट है डिमांड वर्सेस सप्लाई का, यानी कि नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स कितनी हैं और उसके दावेदार कितने हैं, इस पर भी बजट निर्भर करता है। अगर दावेदार कम हैं तो बजट कम होगा, अगर दावेदार सीट की कई गुना ज्यादा हैं तो ऐसे में बजट हाई भी जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग और सिचुएशन का। सिचुएशन में आप रूल्स रेगुलेशन को भी ऐड कर सकते हैं। टाइमिंग से पर्याय यह है कि राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड या फिर स्टे मॉप अप राउंड आप किस समय में एडमिशन ले रहे हैं, इस पर भी बजट निर्भर करता है। और सिचुएशन से मेरा अभिप्राय यह है कि जो नए नए नॉर्म्स आते हैं इनका बहुत ज्यादा असर बजट पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप 2021 का एग्जाम्पल देख लें। राउंड 2 की जब काउंसलिंग हुई थी तो पहली बार ऐसा हुआ था जब डीम्ड में लगभग 1450 सीटें अनअलॉटेड रह गई थी, यानी कि इन सीटों पे किसी भी कैंडिडेट ने इंटरेस्ट शो नहीं किया था। और इसके कुछ समय बाद जब एक नियम की घोषणा हो गई कि 50% सीटें अब कम फीस पर आएंगी तो इसका एक रिवर्स इंपैक्ट हुआ और मॉप अप राउंड में न सिर्फ सारी सीटें फिल हुई बल्कि जो बजट है वह भी काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया। जहां पहले सीटों पे नेगोशिएशन की बात चल रही थी वो खत्म हो गया और एनआरआई फीस पे जो सीटें लास्ट डेट को फिलअप हुई थी। चौथा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका नीट का स्कोर ज़्यादा है तो बजट कम होगा, लेकिन नीट का स्कोर अगर कम है तो बजट ज़्यादा होगा। एक और फैक्टर है जिसे हमें कंसीडर करना होगा कि हम काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। अगर एक सामान्य काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऐसे में बजट ज्यादा होगा, लेकिन अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहां पे बजट में कमी आ सकती है। एक्सपर्ट काउंसलिंग से मेरा अभिप्राय काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी से है, बारीकियों से है और एक अच्छी प्लानिंग से है, यानी कि नीट के स्कोर पर आपका रिसर्च प्रॉपर हो कि आपके लिए कहां कहां ऑप्शंस हैं और आपको यह जानकारी हो कि आपको कौन से राउंड में वहां पे सीट ले लेनी है। आइए अब चलते हैं बजट वर्सेस नीट स्कोर के ऊपर। अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कैंडिडेट्स को 5 तरीके की कैटेगरी में बांट दिया है। कैटेगरी 1 में हम उन कैंडिडेट्स को रखेंगे जिनके स्कोर 600 या फिर इससे ज्यादा हैं।
दोहरा देता हूं, मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कंसीडर कर रहा हूं। ऐसे सभी कैंडिडेट को सरकारी कॉलेजेस मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो प्लस माइनस 10 मार्क्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एससी हैं तो 450 का स्कोर मान सकते हैं और एसटी हैं तो वहां पे आप 450 का स्कोर भी मान सकते हैं। हालांकि राज्यवार जो ये कट ऑफ है ये वेरी करता है, बट ओवरऑल एक एवरेज के रूप में ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका स्कोर 600 से ऊपर है उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सामान्य काउंसलिंग करें तो 2 से 5 लाख रुपए का कुल खर्च आता है पढ़ाई करने में, और अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो खर्च तो आपका यही रहेगा, आप सबसे बेस्ट कॉलेज तक भी पहुंच सकते हैं। इस कैटेगरी के कैंडिडेट सरकारी के साथ साथ टॉप डीम्ड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में हम उन कैंडिडेट्स को रखते हैं जिनका स्कोर 600 से कम और 500 से ज्यादा होगा। ऐसे कैंडिडेट के लिए जो बजट है वो 55 लाख से लेकर 65 लाख तक हो सकता है अगर ये सामान्य काउंसलिंग करते हैं। अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करेंगे तो यह बजट 45 से 55 लाख रुपए के बीच भी हो सकता है। टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस इन्हें मिल सकते हैं। कैटेगरी 3 में हम ऐसे कैंडिडेट्स को रखेंगे जिनका नीट का स्कोर 500 से कम और 400 से ज्यादा होगा। ऐसे कैंडिडेट अगर सामान्य काउंसलिंग करते हैं तो इनके लिए जो बजट है वो 65 लाख से शुरू होकर 75 लाख के बीच हो सकता है, लेकिन अगर बारीकी से काउंसलिंग करते हैं तो 10 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं, यानी कि 55 लाख से 65 लाख के बीच में इन्हें सीट मिल सकती है। एडमिशन कैसे कॉलेजेस में मिलेगा तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। इन्हें आप बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन गुड कॉलेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। कैटेगरी 4 में उन कैंडिडेट्स को रखते हैं जिनके नीट का स्कोर 400 से कम और 250 से ज्यादा है। ऐसे कैंडिडेट अगर सामान्य काउंसलिंग करें तो इनका बजट 70 से 80 लाख रुपए के बीच आ सकता है, लेकिन अच्छी प्लानिंग अच्छी नॉलेज के साथ अगर काउंसलिंग करते हैं तो यह बजट 60 से 70 लाख रुपए का हो सकता है। कॉलेजेस कैसे मिलेंगे तो एक आध डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और बाकी मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। क्वालिटी की अगर बात करें तो ये कॉलेजेस एवरेज क्वालिटी के होने वाले हैं। अब अंत में बात करेंगे कैटेगरी 5 की। सबसे मुश्किल कैटेगरी है ये। ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 250 से कम हो और जो जस्ट क्वालिफाइड हो। जस्ट क्वालिफाइड मतलब आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। जो मुद्दा होगा वो सिर्फ और सिर्फ फीस का होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर सामान्य काउंसलिंग करते हैं तब जो आपका बजट है वो 80 लाख रुपए से शुरू होगा और 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक भी जा सकता है। जैसा आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे उस पर यह बजट डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो फिर से यह बजट 70 लाख से शुरू होके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक जा सकता है। कॉलेजेस कैसे मिलेंगे अगर इस बारे में कहूं तो अगर इनिशियल बजट है यानी कि 70-80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जस्ट क्वालिफाइड हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो कॉलेज मिलेगा वो बिलो एवरेज कैटेगरी का होगा, यानी कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना बजट इंक्रीज कर लेते हैं तो अच्छे कॉलेज के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। अब आप इन सारी कैटेगरीज का एक साथ कंपैरिजन देख लीजिए। तब तक मैं अपनी बात दोहरा लेता हूं। एक्सपर्ट काउंसलिंग से मेरा अभिप्राय नीट के स्कोर के बेस्ट यूटिलाइजेशन से है, एक अच्छी प्लानिंग से है, मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस करने से है, काउंसलिंग की डिटेल्ड नॉलेज से है, कट ऑफ ट्रेंड के बारे में जानकारी से है और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में ध्यान रखने वाली बात होती है। क्योंकि कई सारे स्टेट की जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 1 लाख और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे कॉलेज अलॉट हो जाते हैं जिनमें आपको एडमिशन नहीं लेना होता, या फिर कई बार एक साथ 2 जगह पे अलॉटमेंट आ जाती है, तो ऐसे में नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी जानकारी में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए जिन्हें 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान एक बार में हो गया। तो इन सारे नुकसान को और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके मैं ये एज्यूम करता हूं कि अगर अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाए तो दूसरों की तुलना में 5 से 10 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात है जिसका जिक्र मैंने अब तक यहां पर नहीं किया कि 50% वाला जो रूल है फीस के ऊपर एनएमसी का, अगर वो लागू हो जाएगा तब क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो मैंने जो कुछ भी बताया है ये पूरी तरीके से बदल जाएगा और एक नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर डीम्ड कॉलेजेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्कोर वाइज मैंने कैटेगराइजेशन किया था ये फासला ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जो सीटें सरकारी फीस पर होंगी उनके लिए जो कट ऑफ है वो सरकारी कॉलेज के कट ऑफ से 10-12 नंबर कम हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं रह जाएगी। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बजट का होगा, यानी कि जो लो बजट के ऑप्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। फिर स्कोर चाहे 500 हो, 400 हो या फिर 200 हो, बजट अमूमन सबके लिए एक जैसा देखने को मिल सकता है। इस बारे में जो प्रेडिक्शन है वो मैं सेपरेट वीडियो में पोस्ट कर दूंगा,
फिलहाल मैंने जो बजट बताया है वो इस बात को मानते हुए बताया है कि 2022 के एकेडमिक सेशन में ये अगर लागू नहीं होगा तो ऐसा बजट देखने को मिल सकता है। वर्तमान में ऐसे राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जहां पे ओपन सीट्स हो, यानी कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए अपनी प्राइवेट की सीट देते हो। ऐसे में ये 50% वाला रूल जब लागू होगा तो ऐसी सीटें जिन पे फीस कम होगी उस पर पहला अधिकार उस स्टेट के कैंडिडेट्स का होगा। तो जो ओपन सीटें हुआ करती थी वो कम हो जाएंगी। कम क्या होंगी? सीधे के सीधे आधी हो जाएंगी। वर्तमान परिस्थिति में अगर प्राइवेट और डीम्ड की ओपन सीटों को हम जोड़ लें तो बमुश्किल 14 से 15,000 सीटें होती हैं जिसपे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं और ऐसे में 50% वाला नियम आएगा तो ये सीटें सीधे घट के आधी यानी कि 7 से 8,000 ही रह जाएंगी। वीडियो के अंतिम हिस्से में कुछ जरूरी टिप्स बता देता हूं जिसको ध्यान में रखकर आप फायदे में रह सकते हैं। एमबीबीएस में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, यानी कि सीट चाहे मेरिट की हो, प्राइवेट की हो, मैनेजमेंट कोटे की हो या फिर एनआरआई कोटे की हो, कैंडिडेट को काउंसलिंग में भाग लेना ही पड़ता है। बजट जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से तय होता है। कॉलेजेस पे भी कई बार बजट डिपेंड करता है। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक अदर कोटा है, वहां पे एनआरआई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते और अदर कोटे की फीस 40 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ये सीटें खाली होती हैं तो खाली होने के बाद नेगोशिएट भी होती हैं और उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फायदा मिलता है जिनके पास बजट की दिक्कत नहीं हो और जो बहुत कम स्कोर रखते हो या फिर जस्ट क्वालिफाइड हो। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी फाइनल बजट होता है वह कॉलेज डिसाइड करता है। बहुत सारे एसएमएस आएंगे, फोन कॉल आएंगे, कम बजट का वादा आप तक पहुंचेगा, किसी भ्रम में नहीं आइएगा। काउंसलिंग के थ्रू ही जो एडमिशन होता है वो सबसे बेस्ट तरीका है एडमिशन का। किसी भी दूसरे रास्ते से जाते हैं तो न सिर्फ आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, बाकी जो इलीगल एडमिशन है वो आपको भविष्य में भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी एडमिशन जो गलत तरीके से हुआ हो अगर 10 साल बाद भी पता चले तो न सिर्फ डिग्री खारिज होती है बल्कि एफआईआर भी होता है और कैंडिडेट का कैरियर वहां पे खत्म हो जाता है। दूसरी और जरूरी टिप्स ये है कि आपको बजट का आकलन अच्छे से कर लेना है कि आपकी क्षमता कहां तक है। बहुत ज्यादा लोन यहाँ पे नहीं मिलता, काफी कोलेटरल्स देने पड़ते हैं तो ये इनसिक्योर लोन होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास एफडीज हो या फिर अगर जमीन या मकान गिरवी रखना पड़े तो ही लोन मिलता है। तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही आपको कॉलेज का चयन करना है। जो भी आप अमाउंट तय करेंगे इसके साथ साथ 8 से 10 लाख रुपया एडिशनल आप अरेंज कर लेंगे। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट के वापस आने में 6 से 8 महीने तक का भी वक्त लगता है काउंसलिंग के खत्म होने के बाद। इसके साथ साथ आपको एक अच्छी सी प्लानिंग कर लेनी है। जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं आप उनकी एक नोट्स बना लें, आप उनके कट ऑफ ट्रेंड्स वहां पे लिख लें, आप उनकी फीस पर भी नजर रखें और अगर संभव हो तो उस कॉलेज को विजिट भी कराएं, क्योंकि जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो वहां पे उस कॉलेज की एक्चुअल सिचुएशन आप जान सकते हैं। जिन भी ओपन स्टेट में एडमिशन की प्लानिंग हो उनकी एक सूची बना लें। कॉलेजेस को आप उनकी क्वालिटी, एकेडमिक्स, हॉस्पिटल, एक्सपोजर इन सब के आधार पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहीं पे हिडन फीस तो नहीं है या फिर बैंक गारंटी का प्रावधान तो नहीं है। कई सारे स्टेट में सर्विस बॉन्ड भी हैं, इनको भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जहां से कैंडिडेट एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा वहां पे पीजी बेनिफिट क्या मिलने वाला है इसको भी कंसीडर करना जरूरी होता है। टीम होम एजुकेयर की कोशिश होती है कि ऑथेंटिक और जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक समय से लाते रहें। ऐसे में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहां पे क्विक अपडेट्स आते रहते हैं और ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि सरकारी कॉलेज वाला स्कोर रखते हैं वो हमसे जुड़े रहेंगे। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग की सारी जरूरी चीजें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। ऑल इंडिया कोटे में आपको कॉलेज का सीक्वेंस मिल जाएगा, स्टेट काउंसलिंग में भी आपको कॉलेज का सीक्वेंस यानी कि जो कंप्लीट चॉइस फिलिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से मिल जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट और डीम की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें मैं पेड काउंसलिंग लेने की सलाह देता हूं। मुझसे लें या किसी दूसरे काउंसलर से लें, क्योंकि अगर नॉलेज के साथ साथ वहां पे एक्सपीरियंस जुड़ जाए तो ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का जो सपना है वो निश्चित रूप से आसान हो जाता है। ऐसे भी प्राइवेट और डीम कॉलेजेस के लिए जहां 70-80 लाख से लेके 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक का बजट है, एक छोटी सी रकम काउंसलिंग सर्विसेज पर भी खर्च की जा सकती है। अगर हमें काउंसलर चुनना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सूचना है उसे ध्यान से पढ़ें। कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं लेकिन जो डिलीवरी रेशियो है वो हम पूरा 100% मेंटेन करते हैं। अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे आपका प्यार हम तक पहुंच जाता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।